हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हैरी पॉटर रिटर्न टू हॉगवर्ट्स 20th एनिवर्सरी ऑफ हैरी पॉटर वर्ल्ड। इस सीरीज़ का नाम ही रिटर्न टू हॉगवर्ट्स है और जैसा कि इस एपिसोड में भी बिल्कुल ऐसा ही है, हम वापस पूरी हॉगवर्ट्स की लाइफ को जी लेते हैं। एक बार फिर से मैं इस बात को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक ही रीयूनियन है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 1 घंटे 40 मिनट के इस शो को HBO मैक्स पर स्ट्रीम किया गया और इंडिया में इसे प्राइम अमेजॉन पर। इसकी शुरुआत होती है डम्बलडोर की एक लाइन से, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी की तरह ही सभी एक्टर्स को लेटर भेजा जाता है, जहां किसी कॉफ़ी शॉप में किसी को लेटर मिलता है, किसी को टैक्सी में बैठे हुए, और हमारी एमा को लाइब्रेरी में मिलता है। हैरी पॉटर सीरीज़ में कुछ चुने हुए पलों को इसमें वापस जिंदा किया गया है, जहां जैसे कि हम देख सकते हैं कि हैरी पॉटर कैसे हॉगवर्ट्स के ट्रेन में बैठकर रॉन से मिलता है, और उसी तरह से एमा भी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठकर जिनी और लूना से गले मिलती हुई दिखाई गई हैं। इन्हीं सभी तरीक़ों से हम वापस उस हॉगवर्ट्स की लाइफ में चले जाते हैं। इसके बाद एमा हॉगवर्ट्स पहुंचती है और कुछ लड़कियों के बीच में से होती हुई टॉम से जाकर मिलती हैं और उससे गले मिलती हैं, जैसे कि वो पुराने और पक्के दोस्त रहे हों। इसके बाद हम डैनियल यानी कि हमारे हैरी को देखते हैं। उसके यहीं की शुरुआत हुई थी डायगन एली से, इसलिए उसकी स्टार्टिंग भी डायगन एली से करते हुए दिखाई गई है, जहां वहीं पर बहुत सारी लाइंस और डायलॉग्स भी याद किए गए हैं, जैसे कि द बॉय हु लिव्ड। इस वीडियो को क्रोनोलॉजिकल वे में डालने के लिए इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला पार्ट शुरू होता है द बॉय हु लिव्ड से और ख़त्म होता है अ न्यू बिगिनिंग के साथ। इस रीयूनियन को इजी करने के लिए इस एपिसोड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां हर पार्ट में 2-2 मूवीज़ के बारे में ब्रेकडाउन किया गया है। इसे इस तरह से किया गया है जिससे कि हमें मूवी वाली फीलिंग आती है। सो पहले पार्ट में हम हैरी पॉटर और सोर्सरर स्टोन और चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। पहले पार्ट में डैनियल और पहली 2 मूवीज़ के डायरेक्टर क्रिस कोलंबस आपस में बात करते हुए दिखाए गए हैं, जहां वही बातें की जाती हैं कि उन्होंने कैसे अपने रोल को कैप्चर किया और उन्हें अपना रोल कैसे मिला। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहली बार कैसे बुक्स को पढ़ा और कब पढ़ा। यही बातें सभी एक्टर्स ने बताई कि उन्होंने पहली बार बुक्स कब पढ़ी थी और मूवीज़ में काम करने के बारे में उन्होंने कब सोचा था और कब ऑडिशंस दिया था। वहाँ कई एक्टर्स ने बताया कि वो काफ़ी नर्वस थे कि उन्हें ये शायद रोल मिलेगा या फिर नहीं। इसके बाद जेके रोलिंग के एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहां जेके रोलिंग बताती हैं कि हैरी पॉटर के करैक्टर को चूज़ करना बड़ा ही मुश्किल था, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑडिशन भी लिए। आखिरकार क्रिस कोलंबस के और डेविड यार्ड के मानने पर उन्होंने डैनियल रैडक्लिफ को देखा। उन्होंने उनकी मूवीज़ डेविड कॉपरफील्ड को देखा, जिसमें उनकी एक्टिंग बहुत ही पसंद की गई। उसके बाद उन्हें हैरी पॉटर के ऑडिशन के लिए बुलाया गया और उसे सिलेक्ट किया गया। क्रिस कोलंबस और डेविड यार्ड चाहते थे कि डैनियल भी फिल्म इंडस्ट्री में आए, इसके लिए वो उसके माता पिता को राज़ी कर लेते हैं। इसके बाद वो जेके रोलिंग भी इसके लिए मान जाती हैं और हैरी पॉटर के रोल के लिए डैनियल रैडक्लिफ को चूज़ किया जाता है। इसी तरह रॉन और हरमाइनी के रोल के लिए एमा वाटसन और रूपर्ट ग्रेंट को चूज़ किया जाता है। इन तीनों की केमिस्ट्री भी बहुत पसंद आई और इनकी केमिस्ट्री भी बिल्कुल रियल ही लग रही थी। ऐसा लगता था कि ये तीनों सच में बुक्स में से बाहर निकल कर आए हैं, और इन तीनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई। इस सभी के बाद हम हैरी, रॉन और हरमाइनी को ग्रिफिंडोर डॉर्मेट्री में बैठकर हंसते हुए देख सकते हैं, जहां वो कुछ लोग बातें करते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, जहां वो सभी एक दूसरे की बातों उन्हें याद कराते हैं कि रॉन कैसे कैमरे के सामने आने के लिए रेडी रहता था और हरमाइनी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी।
इसके बाद हम उनकी कुछ बातें सुनते हैं और वो कहते हैं कि वक्त कितनी जल्दी गुजर चुका है। उन्हें याद है कि इससे 20 साल पहले उन्होंने पहली मूवी में काम किया था और अब तो रूपर्ट एक बेबी का डैडी भी है। इसके बाद हम उनकी और सारी बातें सुनते हैं और आगे के सीन की तरफ चलते हैं जहां लूसियस मैलफॉय, उन्होंने पहले लॉकहार्ट के रोल के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें लूसियस का किरदार मिला और उन्होंने बखूबी इस रोल को निभाया भी। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्बस डम्बलडोर का किरदार जिन्होंने सबसे पहले निभाया था, उनकी एक याद बताई जाती है। जब उन्होंने फिनिक्स का मॉडल सबसे पहले देखा था तो उन्हें ये एक एक्चुअल बर्ड लगा जो कि वेल ट्रेड था, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें बाद में बताया गया कि ये एक सिर्फ मॉडल है जो कि एक्टिंग के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्रैको मैलफॉय यानी कि टॉम ने बताया कि कैसे पहली और दूसरी मूवी के वक्त उन्हें चोटें भी लगी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पार्ट शुरू होता है कमिंग ऑफ एज, जिसमें डायरेक्टर्स को बदला गया। इस वक्त सभी एक्टर टीनेजर हो चुके थे, बहुत सारे क्रशेस होने थे और भावनाओं में भी तब्दीली आ चुकी थी। इसके बाद डायरेक्टर्स ने उन्हें ऐसे लिखने को कहा। हरमाइनी ने 12 पेजेस का ऐसे, हैरी ने 1 पेजेस का ऐसे और रॉन ने तो कोई ऐसे लिखा ही नहीं। वो कहता है कि रॉन के अकॉर्डिंग उसे कुछ भी नहीं लिखना आता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीरियस और हैरी बातें करते हैं और स्नेप को याद करते हैं। वो बोलते थे कि एलन केवल ऐसे इंसान थे जो जानते थे कि एंड में स्नेप का रोल कैसा होगा। इसके बाद ग्रैंडिरा में 4th मूवी के डायरेक्टर माइक के बारे में बताया जाता है। वो कितने ही बच्चों के साथ घुल मिल कर रहते थे और खुद एक्ट कर उन्हें बताते थे कि उन्हें कैसे एक्टिंग करनी है। इसके दौरान जब वो फ्रेड और जॉर्ज को एक्ट करते हुए दिखाते हैं तब बहुत ही लोग उस पर हंसते भी हैं कि वो डायरेक्टर होकर किस तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एमा बताती हैं कि कैसे उन्हें टॉम के ऊपर क्रश रहा था। जब उनका नेम शूटिंग लिस्ट में होता था तो वो कैसे एक्साइटेड हो जाती थी। वो ज़्यादातर रिलेशनशिप में नहीं रहे, लेकिन उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी लगते थे और वो अक्सर उन्हें देखकर खुश हो जाया करती थी। इसके बाद अगले पार्ट में हम रैल्फ फाइन्स को देखते हैं जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट का रोल प्ले किया था। वो बताते हैं कि कैसे उनके रिश्तेदारों ने और उसके भाई और बहनों ने उसे बताया था कि अगर उसे वोल्डेमॉर्ट का रोल ऑफर हुआ है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद इसके एंड में हम सेड्रिक डिगोरी की मौत को देखकर ये कह सकते थे कि ये मूवी अब बहुत ही ज़्यादा डार्क हो चुकी है। अगले पार्ट में 5th और 6th मूवी की बात होती है जिसमें एंट्री होती है हेलेना की, जिसके साथ साथ हमें डैनियल भी देखने को मिलते हैं। वो ग्रिंगोट्स बैंक में बैठे हुए दिखाए जाते हैं जहां हेलेना अपने तीर भी साथ लाई होती है जो उसने एक्ट के दौरान पहने थे। सभी कास्ट उसकी तारीफ करती है कि उसने बेलेट्रिक्स के रोल को कितनी अच्छी तरह से निभाया। लूसियस मैलफॉय वो भी इसकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से एक्टिंग की थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डैनियल को हेलेना वो ऑटोग्राफ दिखाती है जो उसने उसे 10 साल पहले लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि काश वो 10 साल बड़ा होता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलेना और डैनियल कुछ और बातें करते हैं और खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गैरी ओल्डमैन और हेलेना को दिखाया जाता है जहां हेलेना उसे कहती है कि सॉरी, उसने मूवी के दौरान उसे मार डाला, लेकिन उसे मारना ही था। अगले पार्ट में पॉलिटिक्स और मिनिस्ट्री होनी थी, इसलिए डायरेक्टर डेविड येट्स थे। इसके बाद बहुत सारे एक्टर्स कंफ्यूज हो चुके थे कि उनका रोल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एमा ने हरमाइनी के रोल को क्विट करने के बारे में सोचा था, लेकिन फॉर द फेम वो वापस आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्रैको मैलफॉय का कैरेक्टर कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव होता दिखाया गया और लूना लवगुड की एंट्री हुई। इसके बाद डम्बलडोर के डेथ के सीन के बारे में बात की जाती हैं। तभी वो सभी उन एक्टर्स को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, जैसे कि हेलन, रिचर्ड, एलन और भी बहुत सारे कास्ट मेंबर्स जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद टॉम फेल्टन हेलन को याद कर उनकी आंखों में पानी भी आ जाता है, वो काफ़ी इमोशन होते हुए भी दिखाए गए हैं। फिर वो एलन रिकमैन को याद कर काफ़ी हरमाइनी इमोशन हो जाती हैं। एलन रिकमैन बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते थे, वो उनके थॉट्स को भी प्रेफर किया करते थे और उन्हें इम्पोर्टेंस दिया करते थे। लास्ट पार्ट में वो अपने किस सीन के बारे में बताते हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था। हैरी और हरमाइनी और रॉन और हरमाइनी का किस सीन। जब उन्होंने इसका शूट किया तो डैनियल और रूपर्ट बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। दरअसल उन्होंने इतना सारा टाइम एक साथ बिताया था कि उन्हें ये सीन करते हुए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था और उनके लिए करना काफ़ी टफ था।
इसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने ये 10 साल में जो मोमेंट्स इकट्ठी की हैं वो उनकी पूरी लाइफ की तरह हैं। जब वो इस शूट को किया करते थे तो उन्हें वही नाम अपने ज़्यादा पसंद थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने रियल नाम से भी ज़्यादा हैरी, रोन और हरमाइनी नेम को ज़्यादा कहना पसंद किया था। इसके साथ वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और कहते हैं कि जब तक वो ज़िंदा हैं उन्हें ये पल और मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगी। वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद एलन यानी कि स्नेप के डायलॉग ऑलवेज के साथ ये रीयूनियन यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रीयूनियन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मैं अपकमिंग वीडियो के साथ जल्द लौटूं। तो तब तक के लिए